एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो हम लेक्चर हम लोग जो करने वाले हैं वो है कोरिलेशन, सहसंबंध। और देखिए ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब VBI। अगर आप समझो तो ये VBI क्वेश्चन है, आपको इसको करके ही जाना। अगर आप इसको नहीं किए और एग्जाम में गए, मतलब आप ऐसे समझो कि 10 नंबर तो आप ऐसे हाथ से गवा दिए, क्योंकि कोरिलेशन बहुत इजी टॉपिक है और इजी के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे कि बहुत इजी वे में इसको आप समझ तो जाएंगे, और दूसरा चीज़ अगर नहीं समझे तो आप 10 मार्क्स आप ऐसे अपने हाथ से गवा बैठे हो, क्योंकि थ्योरी भी इसका आता है या फिर इसका एक क्वेश्चन आता है या फिर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि कोरिलेशन क्या है, ठीक है, और कितने तरह का कोरिलेशन है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोरिलेशन फाइंड करने के लिए समझेंगे कि कोरिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में पर्टिकुलरली क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब VBI क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको करके जाना। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट। सहसंबंध शब्द की उत्पत्ति कोरिलेशन से हुई है। देखिए थोड़ा सा राइटिंग पे मजा है, क्योंकि आप समझ सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो, क्यों आपका भी एग्ज़ाम बहुत सामने है और मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता है कि इस चीज़ को मैं टाइप करके आपको प्रोवाइड करवाऊँ। बस अभी जो नोट्स मैं रेडी करी थी अपने एग्जामिनेशन के लिए, वही सेम नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज करना, ओके। तो जो सहसंबंध है, तो सहसंबंध की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कोरिलेशन शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, पारस्परिक संबंध। ये सहसंबंध इस बात का सूचक होता है कि दो विशेषताओं के बीच कितना अंतर संबंध है, मतलब दो विशेषताओं के बीच कितना सिमिलरिटीज है, इस बात पे ये करता है। इससे जानकारी देखिए, सहसंबंध का मतलब क्या है कि जब कोई भी, अगर आप इसको जनरल वे में समझ सकते हैं तो जैसे दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग के बीच कितना संबंध है, कितना सहसंबंध, मतलब अंतर संबंध कितना है, कितना लोग एक दूसरे, दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं। सपोज A है, ठीक है, और B है, तो A और B के बीच कितना सिमिलरिटीज है, दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। ये क्या है, सहसंबंध है, अंतर संबंध है। तो वही चीज आपको यहाँ पे जानना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इससे जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति की दो विषय की विशेषताओं का परीक्षण द्वारा मापन करना और प्रत्येक व्यक्ति के दोनों विषयों के अलग अलग प्राप्तांकों को तालिका में जोड़ों के रूप में व्यवस्थित करके गणना द्वारा दोनों में संबंध ज्ञात किया जाता है। उसे क्या हम लोग कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं RC लेथार्प के अनुसार कि सहसंबंध क्या है। सहसंबंध दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। देखिए दो चर मतलब दो टर्म्स में पाए जाने वाले जो भी संबंध है उसको क्या करता है, संकेत करता है। ये किसका कहना है, ये कहना RC लेथार्प का कहना है, ठीक है। अब हम लोग चैपलिन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि चैपलिन के अकॉर्डिंग क्या है सहसंबंध। सहसंबंध का अर्थ दो चरों के, ठीक है, मध्य सहभागी परिवर्तन से होता है, जिसमें एक चर का परिवर्तन दूसरे चर के परिवर्तन से निकट रूप से संबंधित रहता है। देखिए दोनों आप डेफिनेशन को समझेंगे तो दोनों डेफिनेशन में आप यहाँ पे संबंध को बताया गया है कि कितना संबंध है, कितना संबंधित है। तो सहसंबंध जनरली क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है, या फिर कोई एक स्टूडेंट है तो दो सब्जेक्ट के बीच वो कितना सा संबंध है, मतलब दोनों सब्जेक्ट को जो पढ़ रहा है और दोनों के सब्जेक्ट को कितना वो समझ के कि निचोड़ निकाल पा रहा है। तो एक तरह का क्या हुआ, सहसंबंध हुआ कि दोनों में कितना रिलेट वो कर पा रहा है, दोनों सब्जेक्ट को कितना समझ पा रहा है, कितना पकड़ है दोनों सब्जेक्ट में। तो ये क्या हुआ, सहसंबंध हुआ। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सहसंबंध गुणांक की मात्रा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सहसंबंध गुणांक की मात्रा क्या है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1 तक होता है। यही क्या है, सहसंबंध का मात्रा का गुणांक है। और ये नंबर लाइन पे इसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे 0 है, -0.1, -0.2, -0.9 और -1, और इस तरीके से इधर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका जो गुणांक का मात्रा होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1 तक होता है। सहसंबंध गुणांक की गणना पर यदि पॉजिटिव चिन्ह आता है, मतलब पॉजिटिव साइन आता है, तो हम कहेंगे कि सहसंबंध धनात्मक है। यदि सहसंबंध की मात्रा नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे ये ऋणात्मक है। देखिए अभी जो गिलफोर्ड एक्सपेरिमेंट है ना, तो गिलफोर्ड एक्सपेरिमेंट और ये गुणांक वाला, अगर आपके पास टाइम रहता तो ही आप एग्जाम में इसको मेंशन करें, अदरवाइज ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए,
ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गिलफोर्ड एक्सपेरिमेंट ये आपको पढ़ लेना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिखना, और नहीं पूछा जाए तो स्किप करना है, इसको नहीं मेंशन करना। और अगर आप चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो आप चाह रहे हैं करना तो आप कर सकते हैं इसको। क्वांटिटी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट और इंटरप्रिटेशन व्याख्या, आप देखिए सहसंबंध गुणांक की मात्रा, अगर 0.00 से लेके प्लस माइनस 0.20 तक रहेगा तो हमारा कोरिलेशन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। अगर प्लस माइनस 0.21 से लेके प्लस माइनस 0.40 तक रहेगा तो हम लोग का क्या रहेगा, लो कोरिलेशन होगा। और प्लस माइनस 0.41 से लेके प्लस माइनस 0.60 तक रहेगा तो हमारा क्या होगा, कोरिलेशन मॉडरेट कोरिलेशन होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया है। तो आप इसको क्या करना है, इस टेबल को याद ही कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कोरिलेशन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कि कोरिलेशन को कौन कौन सा जो कारक है वो क्या करता है, प्रभावित करता है। तो पहला कारक हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि सहसंबंध की मात्रा को प्रतिदर्श मतलब सिंप्लीफाई की संख्या n सबसे अधिक क्या करती है, प्रभावित करती है। यदि n 20 है तो तब 0.9 सहसंबंध गुणांक उतना सार्थक और सत्य नहीं होगा जितना n = 500 होगा। प्राप्तांकों में विचलन मतलब डेविएशन जितना अधिक होगा सहसंबंध गुणांक उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो इसको ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे कि डेविएशन जितना ज़्यादा होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट उतना कम होगा, या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा डेविएशन क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या है, यूनिवर्सली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर डेविएशन बढ़ेगा तो कोरिलेशन कोफिशिएंट घटेगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर बढ़ेगा तो डेविएशन आपका घटेगा। तो ये आपका था। नेक्स्ट है वर्ग अंतरालों का आकार भी सहसंबंध को प्रभावित करता है। जो वर्ग अंतराल का जो भी आकार होता है वो भी क्या करता है, सहसंबंध को प्रभावित करता है। तो ये सब फैक्टर है जो सहसंबंध को क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन की। इंपॉर्टेंस कोरिलेशन का क्या है, हम लोग इसको समझेंगे। देखिए जब हमें व्यक्तियों के दो या दो से अधिक गुणों, क्षमताओं या विशेषताओं इत्यादि का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो सहसंबंध गुणांक की गणना करते हैं। इस विधि द्वारा छात्रों की विभिन्न योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन कर मार्गदर्शन करते हैं। समझे इस चीज़ को, इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के गुणों का, ठीक है, गुणों या क्षमताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, सहसंबंध गुणांक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक मार्गदर्शन में सहसंबंध में बहुत उपयोग होता है। ठीक है, उपयोगी होता है। व्यक्तियों में सहसंबंध के अध्ययन द्वारा उनके व्यवहार के संबंध में पूर्वानुमान किया जा सकता है और उनके व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायता की जाती है। नेक्स्ट है परीक्षणों की विश्वसनीयता ज्ञात करते समय भी सहसंबंध गुणांक की गणना करनी पड़ती है। इस अवस्था में सहसंबंध गुणांक विश्वसनीयता गुणांक कहलाता है। परीक्षण की वैधता ज्ञात करते समय भी सहसंबंध गुणांक का उपयोग करते हैं। तो जो परीक्षण की वैधता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके सर्च करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे भी आपको मिलेगा। तो इसमें भी क्या करते हैं, सहसंबंध गुणांक का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं तत्व विश्लेषण करते समय सहसंबंध मैट्रिक्स भी बनाना होता है जिसके लिए सहसंबंध गुणांक की आवश्यकता होती है। अब हम लोग समझेंगे सहसंबंध के प्रकार। तो सहसंबंध कितने प्रकार का है, देखिए ये क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। लेकिन जनरली पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को एग्जाम में अगर आप टाइम नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव ये है और ये क्वालिटेटिव होता है। तो क्वालिटेटिव दो होता है, एक लीनियर और एक कर्व लीनियर। ठीक है, और जो क्वांटिटेटिव है वो तीन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसको अच्छे से जानना है कि क्या क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर जीरो। अगेन हम लोग समझेंगे क्वालिटेटिव कोरिलेशन को, जिसमें लीनियर और कर्व लीनियर को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले पॉजिटिव समझते हैं कि पॉजिटिव सहसंबंध क्या है। जब पहले चर के मान बढ़ने से दूसरा चर का भी मान बढ़ता है। अगर देखिए दो मान है, ठीक है, और अगर हम एक को बढ़ाते हैं और दूसरा भी बढ़ता है, या फिर हम दूसरा को घटाते हैं और पहला भी घटा, मतलब दोनों, अगर किसी एक में भी कोई भी काम होता है तो दूसरे में भी अगर जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव सहसंबंध बोले। मतलब अगर पहला चर है उसमें अगर हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर उसमें घटा रहे हैं तो सेकंड भी घटेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव
धनात्मक सहसंबंध इसको बोलेंगे। ठीक है, अगर एक में हम बढ़ाएंगे तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पहला घटाएंगे तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव धनात्मक सहसंबंध, मतलब धनात्मक सहसंबंध। अधिक शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हो तो इसमें धनात्मक सहसंबंध होता है। यहाँ पे एग्जांपल दे कि अगर आप देखिए, ऐसा भी तो नहीं है कि शारीरिक का आपको विकास हो रहा है तो आपको मानसिक विकास नहीं हो रहा है। ऐसा होता है क्या कि किसी भी बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा है, वो मानसिक विकास रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है कि नहीं, अभी शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास नहीं होगा? तो ऐसा नहीं होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ क्या होता है, मानसिक विकास भी होता है। तो ये इसका किसका एग्जाम्पल, धनात्मक सहसंबंध का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, विद्यार्थियों का अधिक मेहनत पर प्राप्तांक भी अधिक होता है। हाँ बिल्कुल सही बात, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर विद्यार्थी अगर मेहनत करेंगे, अगर अधिक मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी क्या होगा, अधिक आता है। अच्छे संतुलित भोजन करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, इसमें धनात्मक सहसंबंध। तो ये तीनों क्या है, एग्जाम्पल है किसका, धनात्मक सहसंबंध का। तो उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है इसमें धनात्मक सहसंबंध होता है। अब हम लोग समझेंगे, जब दो चरों की मात्राएं समान अनुपात में समान दिशा में प्रत्यक्ष और पारस्परिक रूप से घटती है या बढ़ती है तो इस अवस्था में सहसंबंध क्या होता है, पूर्ण होता है। और इसका जो ग्राफ बनता है, इसको तो ग्राफ को आपको हमेशा याद रखना है कि मे बी ये एग्जाम में पूछ, क्योंकि अभी तक एग्जाम में तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि पूर्ण धनात्मक सहसंबंध का ग्राफ क्या बनता है, कैसे बनता है। इधर आपका इंच में आप लिए, इधर आपको इंच इन सेंटीमीटर में लिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ऋणात्मक सहसंबंध के। ऋणात्मक सहसंबंध क्या है, जब पहले चर का मान बढ़ाने से दूसरे चर का मान क्या करे, घटे। अगर हम लोग पहला चर का मान अगर बढ़ाएंगे और दूसरा का क्या करेगा, घट जाएगा, या दूसरे को मान को हम लोग घटा देंगे और जब दूसरे का क्या होगा, बढ़े, तब इस ऋणात्मक सहसंबंध को, इसे देखिए सपोज ए है, ठीक है, और ये बी है। अगर हम ए का मान बढ़ाते हैं तो बी का मान क्या होगा, घटेगा, या फिर हम बी का मान बढ़ाते हैं तो ए का मान घटेगा, या फिर हम बी घटाते हैं तो ए बढ़ेगा और ए घटाते हैं तो बी बढ़ेगा। तो क्या यहाँ पे अपोजिट काम हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक सहसंबंध बोलेंगे। पहले तथा दूसरे में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे पहला चर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो दूसरा चर। किसी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने से उस कक्षा में फेल होने की संख्या अर्थात कम नंबर लाने की संख्या में कमी हो जाती है। देखिए इस चीज़ को समझिए, अगर एक बात बताइए खुद कि क्लासरूम में सारे बच्चे तेज जाए तो फेल होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम अच्छे स्टूडेंट का क्वांटिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो फेल होने का जो संभावना है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ऋणात्मक सहसंबंध का एग्जाम्पल है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो आप एक बार ग्राफ अच्छे से देख लो कि कैसे ग्राफ बनता है, क्योंकि ग्राफ पूछा जा सकता है। अभी तो एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। कम मेहनत करने से बेरोजगारी की संख्या बढ़ेगी। सही बात है, मेहनत में आप कम करें लेकिन बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोनों चर क्या हो रहा है, अपोजिट ये कर रहा है। अब हम लोग समझेंगे जीरो कोरिलेशन, कि जीरो कोरिलेशन क्या है। जब पहला चर के बढ़ाने से दूसरा चर ना तो बढ़े ना घटे। देखिए अगर सपोज मेरा दो चर है, ठीक है, एक है ए, दूसरा है हमारा बी, तो अगर हम पहला को घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं और दूसरे में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर हम दूसरा को घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, पहला में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, जीरो कोरिलेशन बोलेंगे। न घटे और न बढ़े तो इस प्रकार का सहसंबंध क्या होता है, जीरो कोरिलेशन कहलाता है। अब हम समझेंगे क्वालिटेटिव का, जिससे रेखीय सहसंबंध। ठीक है, जब दो चरों के प्राप्तांकों में इस प्रकार परिवर्तन हो कि उसका ग्राफ एक सरल रेखा में बदल जाए। जब दो चरों का जो प्राप्तांक होगा इस तरह से परिवर्तन हो जाता है ना कि जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखा में बदल जाए, इस प्रकार के सहसंबंध को रेखीय संबंध। देखिए रेखीय से भी आप समझ सकते हैं कि रेखा एक मतलब सरल रेखा बन जाएगा। ऐसा सहसंबंध हो कि दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो या समान अनुपात में कमी हो, तब इसमें रेखीय सहसंबंध है। जैसे आयु के बढ़ने से लंबाई में भी वृद्धि होती है। सही बात है, जैसे जैसे आपका एज होगा वैसे वैसे आपका लेंथ भी बढ़ता है, और ये एक सरल रेखीय गणना करते हैं। तो इस तरीके से सरल रेखीय का क्या बनता है, फिगर ड्रॉ होता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है मनोविज्ञान और शिक्षा में इस कोरिलेशन का मापन पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड द्वारा करते हैं। ठीक है, देखिए आपको ना कोरिलेशन, आपको ये तो थ्योरी था, लेकिन आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दो आपको समझ लेना है कि कोरिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है, पियर्सन मेथड से या पियर्सन मेथड से। और दोनों मेथड आपको सीख लेना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी मेथड नाम से कैटेगराइज करके आता है।
अब नेक्स्ट समझते हैं कर्व लीनियर और या फिर नॉन लीनियर। ऐसा सहसंबंध जिसमें एक विशेष सीमा तक दो चरों में धनात्मक सहसंबंध होता है, इस सीमा के बाद सहसंबंध ऋणात्मक हो जाता है। इस तरह का सहसंबंध क्या कहता है? वक्रात्मक सहसंबंध या फिर कर्व लीनियर या फिर नॉन लीनियर। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि मनुष्य निश्चित उम्र तक बढ़ने तक ज्ञान की वृद्धि होती है। देखिए, एक मनुष्य जब निश्चित उम्र तक बढ़ता है तो ज्ञान की वृद्धि होती है, लेकिन उसका उम्र क्या हो जाता है? एक जगह पे जाके रुक जाता है, मतलब बढ़ते ही रहता है, लेकिन एक समय के बाद नॉलेज में क्या होने लगता है? कमी होना शुरू हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका कर्व लीनियर का और नॉन लीनियर का। तो होप आपको ये लेक्चर कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इससे बेस्ट जो भी कैलकुलेशन मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, एक दो हम लोग उसको करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपके फ्रेंड है आप उनको भी शेयर करिए ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल ये वीडियो हो। थैंक यू।